बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पीडीएम ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग वहां पर पहुंचे, रैलियों की सूरत में पहुंचे। पीडीएम की क़यादत वहां पर मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कमर जमान कायरा, एहसन इकबाल और दीगर पार्टी कायदीन भी वहां पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो आज के इस एहतजाज में मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हमने इनका चेहरा अवाम पर आयां करने के लिए रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दी है, जबकि पीडीएम की क़यादत यह समझती है अगर इजाजत ना भी मिलती तो हम यहां पर पहुंच जाते। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि आज की अवाम की तादाद से इन्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए, जबकि मरियम नवाज खिताब का आगाज इस बात से करती हैं कि कारकुनान को शायद आज इस बात का इदराक था कि आज यहां पर लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो उनकी नजर में आज तादाद बहुत बड़ी थी। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के घर पर बैठक हुई, उसमें क्या फैसले हुए, क्या किसी ने नाराजगी का इजहार किया, आइंदा की प्लानिंग क्या थी, ये राना साहब से जानेंगे। राना साहब, इलेक्शन कमीशन के बाहर का जो एहतजाज है वो पीडीएम की नजर में कुछ और है, हुकूमती नजर में कुछ और है, बाद में बहस कर लेते हैं, लेकिन उस एहतजाज से पहले की जो एक बैठक है, उस बैठक में क्या खुशगवार माहौल रहा है या फिर कोई नाराजगी देखने में आई? या सर, मैं आपको वो बात बताता हूं। ये बाहर आपने जरा गौर किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब उस इजलास से बाहर आए, सर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी। एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो पिछले कई दिनों से वही आज के एहतजाज हम किसको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? क्या आज के एहतजाज के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले वही रहे, अगर इलेक्शन कमीशन ने हम इस पर कोई असर ना लिया, तो उसके बाद हम कहां खड़े हैं? आज के एहतजाज के बाद हमारी पोजीशन क्या होगी कि एक बड़ी सियासी जमात इसमें शामिल नहीं है, उसकी लीडरशिप तो आ गई लेकिन उसकी कारकुन की तादाद ना होने के बराबर है, तो जिस पर अंदर तलखी हो जाती है। अब फिर एक बलोचिस्तान से तल्लक रखने वाला बड़ा तगड़ा शख्स वहां पे बोलता है, वो कहता है जनाब मौलाना साहब ये तो मुझे बता दें, आप भी बता दो और मरियम बीबी बता दे कि क्या हम हुकूमत को गिरा लेंगे, और अगर हम हुकूमत को गिरा लेंगे तो उसके बाद क्या हम हुकूमत संभाल सकेंगे? तो ये आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं, तो वहां पर यह बात निकलती है और ये मौलाना साहब के मुंह से भी निकल जाती है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत चलाएं, और इस पोजीशन में जो भी हुकूमत चलाएगा, जो छोड़ के जाएगा वो हीरो बन जाएगा। इतने बड़े इत्तेहादी एक टीम बना भी नहीं सकते? कौन सी टीम? मुझे एक बात तो बताएं, आप टीम की बात कर रहे हैं या यार सर मुझे तो अफसोस हो रहा है, क्या बात के कर रहे हैं? टीम तो होती है, टीम में 3 खिलाड़ी हैं ना बड़े, उसके अलावा एक खिलाड़ी है नहीं, अब 2 रह गए हैं, एक बॉलर है, एक फील्डर है ना, इनके पास कोई बैट्समैन है ना, कोई मामला है ना, कोई चीज है, अपोजिशन लीडर नहीं है। आप गौर करें ना, मुलावल क्यों नहीं आए? अगर सिंध में जलसा था, हुकूमत गिराने से बड़ी तहरीक कोई हो सकती है? आप एक तरफ कहते हैं मुल्क बचाने निकले हैं और दूसरी तरफ आप उमरकोट के एक जलसे में चले जाते हैं। ओ भाई ये कुछ नहीं है, ये फैसला हो गया है कि 2023 तक ठुक ठुक लगी रहेगी। नहीं, मैं आपको खबर बड़ी दे देता हूं, 2023 तक ठुक ठुक लगी रहेगी, यानी सिर्फ सियासी ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी, सिर्फ सियासी जलसे जुलूस होते रहेंगे। ना नून लीग हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि हुकूमत खत्म हो, क्योंकि वो 2023 में कहती है हमारी बारी आनी है। नून लीग के पास है क्या? कौन लेगा इन हालात में? मौलाना साहब मेंबर नहीं है असम्बली के, बलोचिस्तान से जो पार्टी इनके साथ है उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है, तो कहां पे आप जाएंगे? आप गौर करें। और नून लीग के अंदर भी एक बड़ी लड़ाई है खुर्रम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह की। आप जरा ये एक फुटेज चल रही है ना, देखिए जरा। पंजाब का सदर कौन है? राना सनाउल्लाह। मेहनत कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह। ये पीछे कौन खड़े हैं? खुर्रम दस्तगीर। और अंदर की लड़ाइयां बड़ी हैं। तो आज जो अंदर मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में शदीद इख्तलाफ, और उसके बाद वाजे हुआ वहां पे कि जनाब, वहां पे ये भी बात हुई कि जनाब ये आज ये भी फैसला कर लें कि लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना, और अगर लॉन्ग मार्च करना है तो फिर लॉन्ग मार्च जो है उसके नतीजे निकलेंगे। लॉन्ग मार्च का तो इंडिया 5 फरवरी के जलसे के बाद कर दिया। देखें, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अब 5 फरवरी के बाद भी 3 जलसे हैं ना, 3 से ज्यादा जलसे हैं। 5 फरवरी का जलसा तो कश्मीर का जलसा है, उसके बाद तो 3 से 4 जलसे हैं। आप उन जलसों में 5-5 दिन का वक्फा भी रखते हैं, तो आ गया आपका मार्च। ये कोई फरवरी को 35 का महीना नहीं है, 28 या 29 का महीना है। उसके बाद आ गया मार्च, मार्च में आ गया इलेक्शन। आप अपने परिंदों को संभालेंगे या जलसे जुलूसों में जाएंगे? तो वहां पे बात हुई कि जनाब मार्च करना है कि नहीं करना, और मार्च इलेक्शन से पहले किया जाए।
सेनेट इलेक्शन से। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं चाहती, दीगर जमातें नहीं चाहती, लेकिन पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून और मौलाना इस बात पे स्टैंड ले गए कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो पहले होगा। अब इस पे बढ़ गया वहाँ पे ग्रुप। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि सेनेट इलेक्शन के बाद, वो चाह रहे हैं सेनेट इलेक्शन से पहले। और मैं आपको ये भी बता दूँ, वहाँ पे ये बात हुई कि मौलाना साहब लॉन्ग मार्च कर लिया, लॉन्ग मार्च के नतीजे में अगर हुकूमत नहीं गई और हमें इस्लामाबाद से वापस जाना पड़ा, तो जो हमारे परिंदे हैं, ये परिंदे उन्होंने MPMNS को कहा है कि जो हमारे परिंदे हैं क्या फिर वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे? उस पर खामोशी हो गई। तो आखिरकार मौलाना साहब ने बगैर किसी चीज़ के मीटिंग को वाइंड अप किया कि चले इलेक्शन कमीशन की तरफ चलते हैं। कहा गया जनाब वो नवाज शरीफ पार्क से एक रैली की सूरत में जाना है, ये भी मैं सुन ले। अच्छा, आज मरियम नवाज ने भी अपना रूट तब्दील किया। हाँ जी, उन्होंने कहा रैली की सूरत में जाना, पता चला जी वहां पर 1300 लोग भी नहीं है। वो सलीला चौक पे भी जमा होना था, वहां से भी कारकुनान को सीधे उधर उन्होंने कहा जी फिर इस तरह करें कारकुनों को कि वहां पहुंचे, ये ना हो हम जब वहां जाएं, क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी ने भी यही इतला दी जब वहां पहुंचे। तो आपने देखा ना यासर कि कितने लोग थे। तो जिसके बाद जनाब ये सारे वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद भी स्टेज पर जनाब बड़ी आपस में होती रही है, एक दूसरे से पूछते रहे हैं भाई तुम्हारे कारकुन कहाँ हैं, भाई हाजिर लगाई कौन कहाँ पे है। तो जनाब आज की मीटिंग में तो ये बड़े मायूस निकले हैं। मायूसी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, उसके बाद आप खताब देखें। क्या इस पूरे खताब में जो खताबात हुए हैं कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है, कोई ऐसी डेडलाइन नज़र आई है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस मकसद के लिए इन्होंने कहा था कि जनाब हम जाएंगे वहाँ और ये ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे हुकूमत। मुझे तो आज इस तरह लगा यासर कि आज हुकूमत को मजीद मजबूत करने के लिए एहतजाज किया गया। जैसे कि नून लीग और मौलाना जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च के लिए बजिद हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च का फैसला अभी हुआ नहीं, उसको छोड़ देते हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद की पीडीएम की हिकमत अमली क्या तय पाई? अपने अपने घर जाओ, ये बड़ी गेम है। मैं आपको बिल्कुल ये ठीक कह रहा हूं। सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा जनाब अपना अपना घर संभालो, ये लिख लीजिएगा। सेनेट का इलेक्शन हो गया, उसके बाद ये क्या करेंगे, क्या करेंगे ना मुझे बता दें। सेनेट के इलेक्शन पे प्रेशर डालने के लिए सेनेट में अक्सरियत आ गई एक जमात की, दूसरी जमात दूसरे नंबर पे आ गई, एक जमात तीसरे नंबर पे आ गई। कुछ लोगों के वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कुछ लोग बेचारे इसी तरह फारिग हो जाएंगे। उसके बाद इन चक्रों में हूं कि अक्सरियत अगर बन जाती है, अगर मजमुआ ठीक हो जाता है, तो तहरीक अदम एतमाद भी तो आ ही सकती है। किसके खिलाफ आएगी, क्यों लाएंगे? मतलब मौलाना फजल रहमान सेनेट के भी इलेक्शन नहीं जीते अगर खुद चले, एक ये लगा लें। एक तो आपने कहना कि अक्सरियत होगी, अगर अक्सरियत नहीं होती तो फिर किधर जाएंगे? खामोशी बनती। तो खामोशी के बाद क्या होता है, अपने अपने घर जाएं, फिर इनकी होगी आपस में लड़ाई शुरू। वो लड़ाई इतनी खौफनाक होगी जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा, इन नए तहफ़्फ़ुज़ात का सदबाब क्या होगा? नए तहफ़्फ़ुज़ात इनके आपस में जो फटा, आपको एक तो मौलाना साहब सख्त नाला है कि जनाब बात यह है कि इलेक्शन इनके जहन में था कि गवर्नमेंट इस पर इंटरफेरेंस करेगी ज़िमनी इलेक्शन में, सिंध वाले इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मुतनासिब बनाएंगे। बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली, उन्होंने कहा जो जीतता उसे जीतने दो, कोई इस पर ऐसा ना करो। अब उससे मौलाना साहब को एक खेलने का और मौका ज़ाया हो गया। अब नए तहफ़्फ़ुज़ात जो मौलाना साहब को हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी उनसे हाथ कर रही है, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना मकसद निकालना चाहती है। आप कल गौर करें ना, मियाँ नवाज शरीफ ने जो कल खिताब फरमाया था रॉडशीट के हवाले से, आपने सुना होगा, उसमें उनका लहजे में आपने देखा कई चीज़ें कम थी। आज मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कुछ चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो है ना नेटवर्क तब्दील हो रहा है ये ना काफी। राना साहब, आपकी नज़र में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी कुछ फैसला तो कर नहीं सके, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि एक तो ज़ाहिरी एक्ट है, लेकिन पसे पर्दा जो रवाबित जारी हैं, गैर मुल्की सुफरा से जो राब्ते किए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है, उनको क्या यकीन दहानी करवाई गई या उनसे क्या वादे और दावे लिए गए, उस पर बात कर लेते हैं। बड़ी खबरें हैं अंदर की हैं कि गैर मुल्की सुफरा से इन्होंने राब्ते किए हैं, तो कितने मुल्क ऐसे हैं जिनके सुफरा से राब्ते किए हैं और किस नौइयत के राब्ते हैं? देखिए जी, इन्होंने ये अब सिलसिला शुरू किया है कि इन्होंने कहा हम गैर मुल्की सुफरा से राब्ते करें, उन्हें लेटर लिखें और वो लेटर जो है ना वो लिखा जाए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उस पर उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत या पाकिस्तान के अंदर आपके ममालिक से तल्लुकात सिर्फ हमारी वजह से ठीक हो सकते हैं, और इन्हें लिखा जाए कि पाकिस्तान की अक्सरियत जमहूरी जमातें जो हैं वो इस मुल्क के जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ पे करप्शन हुई है, यहाँ पे फलाह हुआ है, ये एक ना फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ज़ुम्मे 4 इस्लामी ममालिक की ज़िम्मेदारी दी।
वो बराह रास्त खुद करेंगे या सहूलतकारी का जो फराइज है देखें वो कि कोई और अंजाम दो देगा? जगह पे तो खुद मिलेंगे, वो आपको अगले 2-4 दिन में नजर आ जाएगा। बाकी जगह पर सहूलतकारी होगी उसमें। और एक ऐसा मुल्क जिस पे ज़ाहिर मौलाना साहब उसके हवाले से कोई अच्छा नहीं रखते तासर, लेकिन वहाँ पे भी उनके एक बड़े करीबी साथी मुलाकात करने के लिए लेटर लिख चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ ये लेटर लिखे जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मैं आपको एक बड़ी खौफनाक इतला दे दूँ कि ये भी डिस्कस हुआ है कि उनमें से 3 ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं बिलावास्ता बिलवास्ता, जिनकी फंडिंग है, उन मुल्कों के सफरा से भी राब्ते किए जाए, उनकी मदद से जो सुपर पावर्स हैं उनकी सपोर्ट ली जाए, ताकि एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़े। अब प्रेशर किस लिए पड़ना है? नैब के मुकदमात के हवाले से प्रेशर पड़ना है जी, मुल्क में अदम इस्तेकाम से बचने के लिए सियासी क़यादत जो है, इन पर जो मुकदमात हैं इनको स्लो कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद ऐसा माहौल बना दिया जाए कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक अहमियत रखता है, इसको तनख्वाह करने की कोशिश की जाए ताकि हुक्मरानों के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आए। ये हो रहा है। तो राना साहब, इसके रिबर्टल में हुकूमती एक्शन भी तो होगा? बिल्कुल, हुकूमत बड़ी मुतहरक है। अगर मुझे और आपको ये खबर मिल गई है, अगर मेरे और आपके पास बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के अदारे भी बड़े मुतहरक हैं, हुकूमत भी बड़ी मुतहरक है। हुकूमत भी अपने ताई बहुत कुछ कर रही है। और ये चूँकि ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और जब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर उसे रोकना पड़ेगा, और रोकने वाले से रोक लेंगे। मुल्की सालमियत पर कोई हर्फ ना आए, जो भी फैसले हों वो मुल्की सालमियत, आवाम, मुआशी और सियासी तौर पर हमें बहपात दे सकें, वो किसी भी जानिब से किए जाएं। लेकिन अगर कोई अनासर ऐसे मुलव्वस है जो मुल्की मफाद के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मफाद के लिए फैसले करवाना चाह रहे हैं और इस हवाले से साजिश भी रची जा रही है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और उन्हें बेनकाब होना चाहिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। कतई नज़र इसके कि पार्लियामेंट का जो फोरम है वहां पर कितनी बात होती है, लेकिन सड़कों पर अब फिर से सियासत होने लगी है। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त दी गई और वफाकी हुकूमत की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आज से पहले किसी को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। ये एक बाकायदा तौर पर फेवर थी, जबकि PDM की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर ये फेवर ना भी दी जाती, रास्ते ब्लॉक किए जाते, कंटेनर लगाए जाते, तो उठा बाहर फेंकते। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ जलसे, जुलूसों और रैलियों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, उनकी मौजूदगी ना होने पर PDM क़यादत क्या मौक़िफ़ रखती है, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहला साहिबा, इस पे बाद में बात कर लेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों नहीं जलसे जुलूसों में या फिर इजलासों में शिरकत कर रहे। क्या आप ये समझती हैं कि इन जलसे जुलूसों से या एहतजाज से हुकूमत पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अगर हुकूमत ये समझ रही है कि वो बेसाखियों पे खड़े रहकर खड़ी रहेगी और उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। और हुकूमत पे फर्क पड़ रहा है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज जो हैं उसे लेके डूब रही हैं, और अवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता PDM के राय आमा हमवार करने का जो प्रोसेस है उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और आप खुद देख लें कि जो इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस है और जो महंगाई आई है और जो 2 दफ़ा कीमतें जनवरी में बढ़ाई गई हैं, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि 2022 मुल्क की तरक्की का साल होगा, और मोडीज ने कह दिया है। तो हुकूमत तो वैसे भी जो है उसको समझ लेना चाहिए कि उनसे हुकूमत करनी आ नहीं रही है। अगर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, अगर कोई हुकूमत ये समझती है कि वो हर 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक फीलर छोड़ेगी और शाम के प्रोग्राम उस पर कराकर और 45 तर्जुमान को बुलवा कर कोई राय आमा हमवार कर लेगी, तो ये उसकी गलती है। ये उसकी गलती है, क्योंकि या तो वो हुकूमत ऐसी होती कि आवाम को बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनकी पहुंच में होती है, और आवाम को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती, 3 वक्त की नहीं। तो ये सूरत हाल है कि आवाम जो है खुद इनसे बेजार है और इनकी रुखसती का इंतज़ार कर रहे हैं।
शहरा साहब, आपने कहा कि अवाम इनसे बेजार है, इनकी रुखसती का इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत की रुखसती कब तक मुमकिन है? क्या ये जो आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज था, इससे अपोजिशन को क्या हासिल हुआ? ऑपोजिशन असल में यही कह रही है कि ये जो बैसाखियां हैं जो इनके लिए इनके कंधों के नीचे रखी हुई हैं कि इनके खिलाफ ना नैब की कोई अस्पत नोटिस केस होता है और ना ही इनके केसेस चलते हैं और ना ही इनके लोग गिरफ्तार होते हैं। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन है वो 6 साल से इनके केस को लिए बैठा है और खुद इमरान साहब के लोग आजकल जो है एक न्यू टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, लीगल रेमेडी। तो जब दूसरे लोग एज स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो स्टे लेते थे, तारीख पढ़वाते थे या कोई लीगल वे करते थे तो वो इन्हें बहुत बुरा लगता था। ये कहते थे अयाज स्टे के पीछे छुप रहा है। अपने वक्त में ये ऐलान किया करते थे कि जब खान आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि अदालतें लगेंगी, बहुत दिनों तक जाएंगे, बल्कि ये होगा कि खान बुलाएगा जजिस को और कहेगा ये आदमी है, इसका पहला देखो अकाउंट क्या था, अब अकाउंट क्या है, बस हिसाब बराबर। इस तरह से लोग हिसाब लेके बैठ जाएंगे और उसको लटका देंगे। तो आपने मासूम लोगों के जहन से कुछ इलाकों में जरूर खेला। और आप क्या समझती हैं फॉरेन फंडिंग केस के अगर मुहर्रिकात देखे जाए, मुज़मिरात देखे जाए और उसी के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग हो और उसी पर फैसला किया जाए और तमाम जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपी, जितनी भी जमातें हैं वो अपनी फंडिंग का हिसाब दें, तो उससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे? अच्छा देखिए, मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है और कि वो तमाम पार्टीज के लिए स्क्रूटनी कमेटी जो है उसको जो है फाल करे और वो अपना एक सिलसिला जारी रखे। ना सिर्फ स्क्रूटनी हो पार्टीज फंडिंग की, बल्कि जो हम सबका एक तरीका है कि जो हम टैक्स रिटर्न वगैरह दाखिल करते हैं उनको अच्छी तरह से देखें। ये एक उनका काम है। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि हमारी चीज पब्लिक ना करें, हमारी चीज सीक्रेट करें, उनके ऊपर दबाव डाला जाए, उनसे हुकूमत के लोग ऐसे वक्तों में मिलें जब इतनी क्रिटिकल मोड पे उनका केस पहुंच जाए, तो मैं इसको ये समझती हूँ कि ये गलत है। और फंडिंग में और फॉरेन फंडिंग में उन लोगों की फंडिंग जो कि पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखते, बाहर मौजूद हैं और उन्होंने आपको दिया है, उसमें बहुत फर्क होता है। और फिर उस फॉरेन फंडिंग में जो ऐसे कंट्रीज जो आपसे, जिनके आपके कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उनके लोगों के नाम नुमाया हो, उनकी पार्टीज नुमाया हो, वो उस वक्त उन ममालिक में गवर्निंग पार्टीज हो, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली हिट हो रही है। और शैला साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बात की कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल चीज़ें सामने आनी चाहिए। उसी इलेक्शन कमीशन जिसको आज कठपुतली कहा गया, जिसके बाहर आज बड़ी सख्त तकारीर की गई, उसी इलेक्शन कमीशन का एक रोज़ पहले आपके सिंध के अंदर इलेक्शन उसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया, तो वो इलेक्शन क्या दुरुस्त था? आपको उस पर एतबार है? और दूसरा सिर्फ ये बता दें कि बिल्कुल गैर मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की पैसा किसी को देना, या जो आपके मुल्क के खिलाफ है उससे पैसा लेना, ये दोनों चीज़ें बड़ी गलत हैं। तो आप ही की लीडर ने, मोहतरमा शहीद साहिबा ने, उसामा बिन लादन को पैसे देने के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर, तो अब आप उसको किस नज़र से देखती हैं? अच्छा, मैं दोनों का जवाब देती हूँ। देखिए, अगर अरबाब गुलाम रहीम जो हार गए हैं उनको अपने रिजल्ट पर इतराज है तो उनको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक कैंडिडेट का राइट है। लेकिन अगर अरबाब गुलाम रहीम की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन को फिर भी वहाँ पे बहुत सारी तंजीम थी, उन्होंने देखा। और जब ये हमारे 2018 के इलेक्शन हुए
मैंने भी कंटेस्ट किया था, मुझे सारे दिन का प्रॉब्लम्स आई। और फिर जब इनका रिजल्ट आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बाहर के ममालिक समेत जो हमारे मुल्क के वजीर आज़म हैं उनके जिस तरह के कार्टून्स दिखाए गए, उससे हमें शर्मिंदगी हुई। और यकीनन कि सबको हुई होगी जिन जिनों का ताल्लुक जो है इससे है कि वो अखबार पढ़ते हैं और दुनिया में खबर रखते हैं कि क्या हो रहा है और उनके मुल्क के मुतालिक क्या बातें हो रही हैं। तो वो तो किसी के चाहे वो कार्टूनिस्ट हो चाहे कुछ हो, उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ। तो मैं ये बात कहूँगी। दूसरी मैं ये बात कहूँगी कि आपको याद होगा कि सिर्फ ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं, अगर हम फैसल सोलेह हयात साहब का केस देखें, अब्दुल हकीम बलोच साहब का केस देखें, फहमीदा मिर्जा के सामने जो फाइट किया गया इलेक्शन उसमें देखें, तो जब रीकाउंटिंग हुई तो किस मौके पे रिकाउंटिंग को क्लोज करके जो लोग जीते हुए हैं उनके हक में फैसला दिया गया, ये सब कुछ ढका छुपा नहीं है। शैला रज़ा साहिबा, पीडीएम का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव है। 6 साल से ये केस चल रहा है, चले मान लिया 2.5 साल से दबाव होगा, तो 2.5 साल से जो पिछला अरसा था तब किसका दबाव था? मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे अगर किसी और हुकूमत का भी दबाव रहा तो ये गलत बात है और इन बातों का खमियाजा भुगता गया। मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, गांचे गिलगित बल्तिस्तान, तो बल्तिस्तान की ये सीट है गांचे, और इस के 33 जो वोट थे लास्ट इलेक्शन, प्रीवियस इलेक्शन में, इसकी बात नहीं कर रही, तो उसमें पोस्टल बैलेट्स जो थे उनकी बढ़तरी थी, उनके 30 के 30 को चैलेंज करके बंद कर दिया गया। और जब ये टेन्योर खत्म होने वाला था उस गवर्नमेंट का, तो 6 महीने पहले कहा कि जी पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल इंजीनियर जीत गए हैं। शैला रज़ा साहिबा, एक आखिरी सवाल जो मैंने शुरू में बात की थी, पूछ के थक गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेशतर इजलासों में और रैलियों में और जलसों में शिरकत क्यों नहीं करते, उसकी बुनियादी वजह क्या है? चक्कर तो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा दिन था। हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो मजदूर से वादा किया गया था कि उनको उनकी रिहाइश की सहूलत दी जाएगी। तो पहले मरहले में 1024 फ्लैट उनको दिए गए। ये पहले भी मिल जाते लेकिन पेंडेमिक की वजह से इसमें डिले भी हुआ और लास्ट ईयर इसमें कुछ मसाइल भी आ गए थे। इसके अलावा चिल्ड्रन इमरजेंसी सेटेलाइट सेंटर का भी था। ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे। मजदूर कार्ड की भी बात हुई है, तो वो वहाँ पे बिजी थे और कल जो मीटिंग हुई उसमें वो नोटिफाई नहीं थे। और बाकी वो पहले से तरतीब दिया हुआ है सिंध में जलसे जुलूसों के हवाले से, इस वजह से बुनियादी तौर पे शिरकत नहीं कर पा रहे और मकामी जो रहनुमा है वो शिरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा इससे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कब्जा माफिया के हवाले से। हुकूमत काफी सरगर्म अमल है कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में। लाहौर में भी जब वजीर आजम इमरान खान दौरा लाहौर पर होते हैं तो बिलखसूस वजीर आला पंजाब को लाहौर और पूरे पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत की जाती है। इसी जिमन में एक लिस्ट तरतीब दी गई है। उस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम आए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई या होने वाली है, इसी बारे में बात करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर पंजाब पुलिस सुहेल सुखेरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सुखेरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुखेरा साहब, कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में माजी करीब और माजी मुस्तकबिल में कौन कौन से ऐसे कब्जा माफिया हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका और जिनके खिलाफ लेना है और कहीं ना कहीं पर रुकावटें दरपेश है और उसको अबूर किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम लोग आके आपको अपनी जो ये कारकर्दगी है, जो कार्रवाइयां हुई हैं वो आपके सामने रखें और अवाम के सामने रखें 92 के वर्सेस से। तो सर, ये आपको जैसा कि पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और मोहम्मद उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब इनाम गनी साहब जो हैं, इनकी ये प्रायोरिटी है कि तमाम सूबे को बदमाशान और कब्जा ग्रुपों से पाक करना है और जहाँ कहीं भी ये सर उठाएंगे इन्हें इंशाल्लाह फौरी तौर पे इनका सर कुचल देंगे। और उसी जिम्रे में, इसी बैकग्राउंड में
बड़ी ही अग्रेसिव मूव चली है। CCPO लाहौर जो हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, उन्होंने भी ये रिसेंटली एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेप लिए हैं और जितने भी कब्जा माफिया ग्रुप्स थे या जो इरिटेंट्स थे, वैगनर्स थे, जो एक आम शरीफ शहरी को तंग कर रहे थे और उनको प्रेशराइज करके उनकी प्रॉपर्टीज छीनते हैं, उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन लिया गया है। सैयद साहब, मैंने ये हमारी स्क्रीन पे चल रहा है जो सबसे बड़ी खबर है, हम समझते हैं कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने जब भी की बात कब्ज़ा माफिया की कि खासकर लाहौर में, कि लाहौर में कब्ज़ा माफिया बढ़ा है, तो ये एक लिस्ट हमें मिली है, जो लिस्ट कहा जा रहा है कि ये पंजाब पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने ये लिस्ट तरतीब दी है। इस लिस्ट पे मुझे सबसे जो मज़ेदार चीज़ लगी कि बड़े बड़े तगड़े नाम भी इस पे मौजूद हैं, सियासी लोग भी मौजूद हैं, कई चेयरमैन वाइस चेयरमैन के नाम भी मौजूद हैं, उनके मुकदमात की लिस्ट भी मौजूद है, PTI के लोगों के नाम भी इसमें मौजूद है, PTI के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, मुस्लिम लीग नून के बहुत से चेयरमैन वाइस चेयरमैन इसमें, और कई नाम हो सकता है गलत भी हो या गलत फहमी की बुनियाद पे हो या हो सकता है किसी और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हो। तो ये जितने नाम हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपके कैंट डिफेंस डिवीजन आ रहा है, कैंट और डिफेंस, उसके बाद सिटी डिवीजन आ रहा है, तो इतने बड़े बड़े नाम, और ये सारे वो लोग हैं जिनके किसी ना किसी सियासी जमात से रवाबत हैं। क्या ये सारे लोग जो हैं गिरफ्तार होंगे? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और ये जो लिस्ट है, ये तो इस लिस्ट के बाद तो लाहौर शहर के अंदर एक तूफान बर्पा हो जाएगा। जी राना साहब, थैंक यू। ये बिलाशुबा ये बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से ये लिस्ट जो है मुरतब हुई है, जिसमें एजेंसीज शामिल हैं और हमारी अपनी जो है सिक्योरिटी ब्रांच है, पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, और इस तरह डिफरेंट जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने मिलकर तरतीब दी है। और इसमें जो साबका रिकॉर्ड है लोगों का, उसको भी मद्देनजर रखा गया है। रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अगर इसमें शामिल हैं किसी इस किस्म की एक्टिविटी में, तो उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो इलीगल वेपन्स ये लेके फिरते हैं या जो ये गनमैन और लोगों को पास करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और कोई भी अगर कंप्लेंट इसमें सरफेस होगी तो उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और ये आपने जैसे देखा है, ये बिला तफरीक एक कार्रवाई की गई है और जो लिस्ट मुरतब हुई है, ये जो लोग सुखेरा साहब, पेपर वर्क बहुत अच्छा है, यानी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट की गई है तो वो किसी बुनियाद पे कलेक्ट की गई होगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद से 2 दिन पहले छापामार कार्रवाइयां तरतीब दी जाती हैं, छापे मारे जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारियां कितनी बड़ी हुई, ये एक बुनियादी सवाल है। अगर किसी मज़ारे को, किसी ड्राइवर को उठा लिया जाए और कहा जाए कि छापामार कार्रवाई के नतीजे में इसे गिरफ्तार किया गया है, तो सवालिया निशान फिर पैदा होता है कि कोई बड़ा एक नाम गिरफ्तार हुआ इस जुमरे में। जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूं कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि कोई बंदा भी अबव लॉ नहीं है। जिस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, खा उसका कितना ही बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो, उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो या गैर सियासी जमात से ताल्लुक हो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। हमने उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करनी है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये है कि पुलिस जाए, अगर उनके कोई गनमैन खड़े हैं, कोई उनके हवारी हैं, तो उनको चेक किया जाए और पब्लिक को ये मैसेज दिया जाए कि पुलिस इनके खिलाफ बिला खौफ कार्रवाई करेगी और अगर किसी की कंप्लेंट है तो वो भी बिला खौफ पुलिस से राब्ता करे। अब जो जितने बड़े नाम हम कहते हैं उसमें बाज़ औक़ात तो किसी का केस पेंडिंग नहीं होता, कोई अपेरेंटली कोई उनके खिलाफ एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होती, बाज़ औक़ात खौफ और हरास की वजह से, डर की वजह से लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस दें कि ब्रदर, अगर किसी ने आपके खिलाफ या आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है, आपको कर रहा है और आप इस डर से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाते कि ये बहुत ताकतवर आदमी है, तो कोई भी कानून से ज्यादा ताकतवर नहीं है, इंशाल्लाह उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। तो स्टेप 1। सैयद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। IG बड़े मुतहरक है, CCP आपके गुलाम डोगर साहब बेहतरीन आ गए, DIG लाहौर आ गए, वज़ीर आला खुद इमरान खान खुद चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। आप इस शहर में बेहतरीन पोजीशन पे रहे हैं, क्या आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, कुछ पुलिस अफसरान भी तो ऐसे हैं जो कब्जा माफिया की सपोर्ट करते हैं, तो इस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं? क्या उनके लिए महकमा कोई अलहदा लिस्ट बनाया रहा है, उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होगी? राणा साहब, ये दोनों एंड पे चीजें चल रही हैं। बिल्कुल उसको उसके स्पेशल ब्रांच हर वक्त मुतहर्रिक होती है
और ये इसके मतलब भी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मतलब और ये बात वक्त मुनासिब ना हो करना, तो आप जब लाएंगे तो मैं आपसे वो सारी डिटेल भी शेयर कर लूंगा। तो ये बिल्कुल जनाब, जो आदमी किसी भी तरह है तो उसके खिलाफ भी बिल्कुल हम लोग लिस्टें मुरतब कर रहे हैं। एंटी करप्शन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, हम लोग भी करेंगे और इंशाल्लाह FIA भी करेगी। तो सुखेरा साहब, अगर माजी करीब की बात कर ली जाए तो कोई एक बड़ी जगह जो कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई हो, या फिर मुस्तकबिल करीब में वो वागुजार करवाई जानी हो? देखिए ब्रदर, ये तो बेशुमार जगह हैं जो एंटी करप्शन ने भी, जिसके DG पुलिस ऑफिसर भी हैं, उन्होंने हरबंसपुरा पे ये अपना जो शेखुपुरा रोड पे है, शादरा में बेशुमार जगह है, अरबों की मालियत है, जिसकी इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत तारीफ की थी। हरबंसपुरा में बेशुमार गांव हैं जो कि सरकारी अमलात थी, औकाफ की जगह थी, वो भी पुलिस ने वागुजार कराई हैं। इसी तरह जो कश्मीर के देहात हैं उस पर भी पुलिस ने और रेवेन्यू ने, DC ने, लाहौर जो है, उन्होंने मिलकर बहुत ज्यादा एफर्ट किए हैं और अरबों की भी वहाँ प्रॉपर्टीज जो है वो वागुजार कराई हैं। इसी तरह बेदिया रोड पे और बरकी रोड पे एंड पे मैं आपको मौजे नंबर भी आपसे शेयर कर लूंगा, और खसरे भी और मौजे भी, जहाँ पर पुलिस ने और रेवेन्यू ने मिलकर इंतहाई मेहनत के साथ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन सबसे पहले वागुजार कराई। सुखेरा साहब, इसमें इस लिस्ट में अगर हम नाम पढ़े, हमारे नाज़रीन अगर ये लिस्ट देख रहे हैं तो इस लिस्ट में ऐसे नाम आएंगे जिनको कभी पकड़ा नहीं जा सका था। पहली दफ़ा ये नाम सामने आए इसमें, और इसमें ऐसे नाम भी हैं जो सियासी जमातों से बड़ा गहरा तल्लुक रखते हैं। 4 टिकट होल्डर इसमें मौजूद हैं, 12 इसमें वाइस चेयरमैन है और लाहौर जो सियासत का घर है उसके हैं। और इसमें अच्छे लोग भी मुझे नाम नजर आ रहे हैं जो कभी मरियम के भी इर्द गिर्द होते हैं, और ऐसे नाम भी नजर आ रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के भी इर्द गिर्द होते हैं, और ऐसे नाम भी नजर आ रहे हैं जिनका तल्लक जमात इस्लामी से भी रहा है, जिनका तल्लक पीपल्स पार्टी से भी है। तो क्या यह सियासी प्रेशर पंजाब पुलिस बर्दाश्त कर सकेगी? राणा साहब, बिल्कुल आपने देखे वो सियासी प्रेशर यकीन करें कोई ऐसा खास कभी नहीं होता। बाकी सियासी जो लोग होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि जो उन्होंने पब्लिक से वोट लेना होता है, कोई बंदा भी उनके पास जाता है तो वो उसके लिए जरूर फोन कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये पुलिस की और अफसरान जो हैं रेवेन्यू के, या कोई भी अफसर जिस जगह बैठा है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि बात हर किसी की तामल से सुने और फिर जो मेरिट है उसके मुताबिक आगे चीज को डिलीवर कर दें। और अगर कोई सियासी आदमी उस पर प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा तो ये प्रेशराइज वही होता है जो जरा प्रेशर ले ले, जो ना ले, और बता दे कि भाई आपका काम गलत है, तो 90% लोग उस पर कोई इतना प्रेशराइज तो नहीं करते, ना कोई कर सकता है। चले, उम्मीद करते हैं अगर निजाम बदलने के दावे किए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो जमीनी हकाइक भी देखने को मिले, बिला तफरीक कार्रवाइयां हों, किसी सियासी पुष्टपनाही को मद्देनजर ना रखा जाए। बहुत शुक्रिया सुहेल सुखेरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज के एहतजाज पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है? हुकूमत क्या सोच रही है? क्या प्लानिंग की जा रही है? क्या हुकूमत पर PDM का कोई दबाव है? इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली नवाज साहब, आज PDM तो कहती है कि फ़कीदुल मिसाल एहतजाज था, हुकूमत को समझ जाना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि रेड जोन में पहली बार एहतजाज की इजाजत देना, ये इनायत इन पे क्यों की जा रही है जब आपकी हुकूमत इन्हें चोरों और ठगों का टोला समझती है? देखें, वो बड़ा अच्छा एहतजाज किया उन्होंने आज, और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम तरीके इंसाफ इतने अरसे से कह रही है कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के जो आपने स्क्रूटनी करनी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, उसका रिजल्ट फौरन आना चाहिए। क्योंकि देखें ना, तरीके इंसाफ ने तो 40,000 डोनर्स की अपनी लिस्ट दे दी है, तरीके इंसाफ ने तो अपने सारे जराए बता दिए हैं, जहां उनका इस्तेमाल किया है वो बता दिया है। उन्होंने कहा जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग और खैर JUI तो खैर मावराए कानून जमात है, वो तो कहते हैं हम तो मावराए कानून हैं, और जो जमातें मानती हैं इस कानून को, उन्होंने कहा कि जी हमारा फिलफौर हमें बताया जाए
कि जी हमारा क्या रिजल्ट है, हमारा डिसीजन दिया जाए। बहुत अच्छा है, उन्होंने एहतजाज किया और बिल्कुल उनको करना चाहिए था। एक जरदारी साहब के खिलाफ एहतजाज था, एक नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एहतजाज था, बिल्कुल ठीक है, एहतजाज किया चाहिए। अली नवाज अवान साहब आज आए, आपने इनको फ्री हैंड दिया, वहां तक पहुंचे, रेड जोन में गए, एहतजाज किया, जलसा किया, वापस चले गए। क्या लॉन्ग मार्च पे भी आप इनको इसी तरह सहूलत देंगे, इसी तरह उन्हें आने की इजाज़त देंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठ जाएं, चाहे वो किसी और जगह चले जाएं? देखिए, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। देखिए, हम तरीके इंसाफ ने बहुत एहतजाज किए। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन के सामने भी हमने एहतजाज किए, हमने पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज किए। और हमारा था क्या मौक़िफ़ कि 4 हल्के हैं, उनको खोला जाए ताकि आइंदा जो इलेक्शंस हो ट्रांसपेरेंट हो और कोई ऐसा काम ना हो जिसपे कोई जमात ये कह सके कि ये इलेक्शन रिग हुए। तो हमने उसके ऊपर एहतजाज किए और हमने सारी बात की, उस पर कमीशन बना और उसका जो नताइज आए हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब इनका समझ नहीं आ रही है, कभी कहते हैं कि हमने इस्तीफे देने हैं, कभी कहते हैं आर या पार करना है। एक लीडर कहता है मैं टांग मार के गवर्नमेंट गिरा दूंगा, एक लीडर कहती हैं कि ऊपर इस्तीफे मारेंगे। उसके बाद डेडलाइन, लॉन्ग मार्च। ये देखिए, एहतजाज करना सारा का सारा हक है ऑपोजिशन का और हम हमेशा लॉ करेंगे। जैसे आपने पिछले साल देखा होगा, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, उनको प्रॉपर जगह दी गई, फैसिलिटेट किया गया, वो अपना बैठे, उन्होंने एहतजाज किया, वो चले गए। उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, जब हमारी गवर्नमेंट बनी हमने कमेटी बना दी। अब फिर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि एहतजाज करना, तो मोस्ट वेलकम जी। हम तो ये कह रहे हैं जब मर्जी आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, चाहे इनको पिंडी वाले पिला देंगे पानी, हम पिला देंगे इस्लामाबाद। अली नवाज साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई इसी हवाले से आज के एहतजाज को लेकर। उसमें जो पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा करवाया, उनके मुताबिक तो डीसी इस्लामाबाद ने आज के एहतजाज की इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस चीज को डील करी है एनसीओ से, और एनसीओ से की पूरी तरह डायरेक्शंस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इस वबा के अंदर किसी तरह का भी एहतजाज हो, रैली हो या गवर्नमेंट की तरफ से इवन कि कोई भी इज्तिमा हो, उसको एक उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है 300, 400, 500 लोगों की हद तक। उसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि किस तरह का आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। उसके बाद अगर आप 3, 4, 500 लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, इस तरह का माहौल अरेंज कर सकते हैं, तो आपको लॉ दिया कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, कोई इज्तिमा करना चाहते हैं, कोई रैली करना चाहते हैं, तो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर आपको इजाजत नहीं मिल सकती। पर वो फिर आपने पूरे पाकिस्तान में देखा, वो कहते हैं कि जहां एहतजाज होता है, जहां रैली होती है, वहां से कोरोना भाग जाता। इस तरह का ये माइंडसेट लेके चलते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह की बात ठीक है। अली नवाज साहब, आपने इजाजत, चले सरकारी इजाजत नहीं दी, लेकिन वैसे आपने रुकावटें भी खड़ी नहीं की। जिस मसले को लेकर वो खड़े हैं, जो वो चीखते हैं कि जो इलेक्शन में धांधली हुई या इलेक्शन जो है वो बिल्कुल इस तरह का था, सिलेक्टेड था, जो भी वो लेते हैं, तो क्यों नहीं हुकूमत जो है एक कदम आगे जाते हुए कोई खुद अदलिया से दरखास्त कर दे या कोई ऐसी सिस्टम बना दे कि कोई जुडिशल कमीशन बन जाए ताकि उनके जो खदशात हैं उसमें वो पेश करें और ताकि ये फसा जो है बेहतर हो सके। सर, इनके कहने पे ऑलरेडी एक पार्लिमानी कमेटी बन चुकी हुई है और आप भी लिए कि हम थे ना, अगर जब हमने ये एहतजाज किया तो हमने क्या किया, हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर गए, दरखास्तें दायर की, उसके ऊपर उनकी हेयरिंग्स के अंदर गए, उनके ऊपर साबित किया उनकी कि इतने % वोट जो बैलेट पेपर छपने चाहिए थे, इतने बैलेट पेपर छपने चाहिए थे, इससे ज्यादा छपे। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंदर मसाइल थे, जो थंब इंप्रेशन थे उसके अंदर मसाइल थे, उनकी फीसेस भरी गई। जो कमेटी हमने बनाई है आज तक आके ये बता नहीं पा रहे हमको कि क्या भैया हमें क्या डाउट है कि हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, आप उसका प्रूफ दें। आप बता रहे हैं बैलेट पेपर ज्यादा छपे, उसका प्रूफ दे दें। आप ये बता दें कि वो थंब इंप्रेशन का इशू है, हमने इतनी फीसेस जमाई कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हम उसके लिए हाजिर हैं। वो जो कमेटी बनी है परवेज खट्टर की सरबराही में, उसके अंदर उसके इजलास के अंदर शामिल नहीं होते। अगर फिर भी ये समझते हैं, लेट्स सपोज अगर ये समझते हैं क्या इन्होंने कोई हाई कोर्ट के अंदर रेड की, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेड की, कोई इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो आज भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर आगे जाग रहे हैं तो तरीके इंसाफ की ज्यादा पिटीशंस हैं।
अली नवाज साहब, अगर फर्ज कर लिया जाए आपकी तरफ से जो दूसरी पार्टीज पर इल्जामात लगाए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, या उनकी जानिब से जो आप पर लगाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला आ जाए, किसी एक पर भी साबित हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की क्या जगह हसाई ना होगी? सर, इसीलिए तो तहरीके इंसाफ ने ये बेड़ा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर आपके अंदर जिद्दत आनी चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर ऐसा निजाम आना चाहिए जिसके ऊपर हमने कहा कि आप थंब इम्प्रेशन लेके आए, जिसके ऊपर वोटिंग हो। तो उस वक्त किसने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते? आपको याद होगा ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग पे क्या बात हुई। उसके बाद आपको याद होगा ये सारी चीजें 2017 इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी, और उसकी जो हमने उसके बाद में आखिर में हम उसमें से निकल गए क्योंकि हमारी बातें नहीं मानी थी। तो ये तो उसका पेश खेमा है, ये तो उसी की तरफ हम तो चाहते हैं आए बैठे, हम दोबारा इनको इन्वाइट करते हैं आए। हम ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि अगला जो इलेक्शन है उसके अंदर ये चेंजेस करके वो अच्छा इलेक्शन हो जाएगा, हम बैठने को तैयार है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब भी इस तरह की चीज होती है और बैनुल अक़वामी तौर पे उस चीज को अगर चीज समझी नहीं जाती है और उसके खिलाफ डिसीजन आता है तो जग हिंसाई होती है। तो मुझे बताया ना, ये पिछले 70 साल में ये दोनों पार्टी क्या करती रही हैं? यानी आपकी जानिब से रिफॉर्म्स के लिए एक मेज पर बैठने का मौजूद है, लेकिन अगर अपोजिशन तैयार हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बैठना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि मुस्तकबिल में बेहतरीन हिकमत अमली कैसे तरतीब दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दिला स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।